हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। हिंदी के कुछ विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में हम यहां पर आ गए हैं हिंदी एक्सप्रेस में। ऐसे क्वेश्चन जो दूसरों से आपको अलग बनाएंगे, कुछ विशेष प्रश्नों के साथ में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको जरूर कुछ नया देखने को मिलेगा। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आने वाले एग्जाम जो है MPSI, UPSI, यूपी PCS, यूपी लोअर PCS, बिहार दरोगा, अन्य सभी परीक्षाओं में देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं हिंदी एक्सप्रेस की इस यात्रा पर। प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, निम्न में से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है। UPSI 2017 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए है में, पर, बी है के लिए, सी है रा री रे, और डी है से। तो आंसर इसमें है सी, यानी कि रा री और रे। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो हम जानते हैं कारक 8 प्रकार के होते हैं, और संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वो रा री रे, का, की और के होता है। में जो है वो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, के लिए जो है वो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, और से जो है वो करण कारक का चिन्ह होता है। तो प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, ये भी UPSI 2017 का प्रश्न है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। ए है अग्नि, बी है आग, सी है अगिन, और डी है अग्नि। तो इसका आंसर जो है वो है ए, यानी अग्नि। तो तत्सम और तद्भव शब्दों में परीक्षार्थी जो है काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए जानते हैं तत्सम और तद्भव में एक बहुत ही सरल तरीके से हम अंतर कर सकते हैं। किस तरह से, आइए देखते हैं। तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आ चुके होते हैं। ठीक है। अब इनमें होता क्या है, इनमें संयुक्त व्यंजन की अधिकता होती है और ये उच्चारण में कठिनता होती है, यानी कि आपको संयुक्त व्यंजन इसमें अधिक से अधिक देखने को मिलेंगे। वे शब्द कौन से होंगे, वे शब्द तत्सम होंगे। जैसे छा है, त्रा है, ये सभी शब्द जहाँ पर देखने को मिल जाए वहाँ पर तत्सम होता है। और तद्भव की तरफ देखते हैं। तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत से बिगड़ करके हिंदी में आ गए हैं। ये उच्चारण में काफ़ी आसान होते हैं। आपको इसमें संयुक्त व्यंजन की कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे संयुक्त व्यंजन। ठीक है। तो उपरोक्त कथन जो है उसमें अग्नि जो है वो तत्सम शब्द है, और आग जो है वो तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, UP PCS 2018 का प्रश्न है ये। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है टिप्पणी, ऑप्शन बी है आरोपण, ऑप्शन सी है प्रस्ताव, ऑप्शन डी है प्रारूपण। तो इसका आंसर है प्रारूपण। तो प्रारूपण हम इसको याद कैसे करेंगे, तो ड्राफ्टिंग का अर्थ प्रारूपण होता है। हम इसको इस तरह से याद करते हैं। आप संविधान में चलिए, तो संविधान में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। यानी कि वो जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में प्रारूपण कहते हैं, यानी प्रारूपण समिति के वे अध्यक्ष थे। तो इस तरह हम इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग का मतलब तो हमें पता चल गया, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं कहीं ना कहीं आपको जरूर टकराएंगे। तो देखते हैं। टिप्पणी की अंग्रेजी जो है वो कमेंट होती है, आरोपण की अंग्रेजी जो है वो एंडोर्समेंट होती है, प्रस्ताव की अंग्रेजी जो है वो रिजोल्यूशन होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, UPSI 2017 का प्रश्न है ये। तो निम्न में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है। नहीं पर ध्यान देना है, कौन सा विलोम युग्म नहीं है। तो ऑप्शन ए है गुण दोष, ऑप्शन बी है पाप पुण्य, ऑप्शन सी है न्यून अधिक, ऑप्शन डी है वृहद विशाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो वृहद और विशाल, यानी दोनों समानार्थी हैं, दोनों का अर्थ होता है बड़ा या अधिक मात्रा में। तो बाकी के दोनों ऊपर के जो है गुण दोष पाप पुण्य न्यून अधिक, ये सभी क्या है, विलोम है, और डी जो है वो समानार्थी है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, निम्न में से तालव्य व्यंजन कौन सा है। MPSI 2016 का प्रश्न है ये। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, चा, छा, जा या झा। ऑप्शन बी है टा, ठा, डा या ढा। ऑप्शन सी है ता, था, दा या ना। ऑप्शन डी है पा, फा, बा या भा। तो इसका आंसर है ए, यानी चा, छा, जा और झा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ए ऑप्शन वाले शब्द जो हैं वो तालु से बोले जाते हैं। ऐसे ही बी ऑप्शन के शब्द जो हैं वो मूर्धा से बोले जाते हैं। सी ऑप्शन के शब्द दंत से बोले जाते हैं, और डी ऑप्शन के सभी शब्द ओष्ठ से बोले जाते हैं। आप इन शब्दों को बोल कर भी देख सकते हैं, अपनी जीभ के द्वारा इनको अनुभव कर सकते हैं, उसके बाद आप इसका आंसर लगाएंगे। जैसे चा, छा, जा और झा आप जब कहेंगे तो आपकी जीभ जो है वो तालु से टकराएगी। और ऑप्शन बी वाले जो टा, ठा, डा और ढा जब आप कहेंगे तो आपकी जीभ मूर्धा से टकराएगी। ता, था, दा और ना कहने पर आपकी जीभ जो है वो दांतों से टकराएगी। और पा, फा, बा और भा में ओठों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, आप बोल करके देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न सॉल्व हुआ। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है, अंगुली पर नाचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 65वीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बोला गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन ए की तरफ देखते हैं, अपनी इच्छा अनुसार चलाना। ऑप्शन बी कहता है किसी की इच्छा अनुसार चलना।
ऑप्शन सी कहता है आरोप लगाना, और ऑप्शन डी कहता है थोड़ा सहारा पाना। तो इसका आंसर है बी, यानी कि किसी की इच्छा अनुसार चलना। यहीं पर अगर अंगुली पर नचाना की जगह अगर अंगुली पर नाचना होता तो इसका आंसर चेंज हो जाता। इसका आंसर हो जाता अपनी इच्छा अनुसार चलाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी, अर्थात किसी की इच्छा अनुसार चलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 जो है, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या है? यूपीएससी 2016 का प्रश्न है। तो ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए है मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन बी है बहुत हैरान होना, ऑप्शन सी है आश्चर्य होना, ऑप्शन डी है दीनता प्रकट करना। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाता है, यानी कि बहुत हैरान होना। जब बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात होती है तो वहाँ इंसान हैरान हो जाता है, तब कहा जाता है कि दांतों तले उंगली दबा ली। जैसे कि उसके कर्तव्य देखकर तो मैंने दांतों तले उंगली दबा ली। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि आश्चर्य होना भी तो हो सकता है, लेकिन आश्चर्य होना जो होता है वो सामान्य स्थिति में होता है, लेकिन दांतों तले उंगली तभी दबाई जाती है जब बहुत ज़्यादा आश्चर्य, बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात हो जाती है। ऐसा कर्तव्य हम देख लेते हैं, तब हम दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से भिन्न है? एमपीएसआई 2016 का प्रश्न है। तो ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है भवन, ऑप्शन सी है सदन, ऑप्शन डी है निकेतन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात वन। देखिए इसमें वन जो है वो अलग है। वन के अन्य पर्यायवाची क्या है? कानन, कांतार, विटप और विपिन, ये वन के अन्य पर्यायवाची होते हैं। तो इनके पर्यायवाची याद करने की आप एक कोई ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे कि कानन, कानन मतलब वनों में जो है बहुत शांति होती है, तो कानन से एक साउंड आ रहा है कोई ना, मतलब कोई नहीं था वन में, यानी वनों में कोई नहीं होता है। कांतार यानी कांटे और तार वगैरह जो होते हैं वो वनों में फैले रहते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। विटप यानी जब बारिश होती है तो वनों में जो पेड़ होते हैं उनके पत्तों से टप टप पानी गिरता रहता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि विटप। विपिन यानी कि जो वनों में मक्खियाँ होती हैं वो हमेशा पिन पिन करती रहती हैं, तो इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं, यानी कि अपनी अपनी ट्रिक होती है कि कैसे हमको याद करना है। ठीक है, तो ये वन के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे जो आपको 3 और दिए गए हैं, तो बाकी के तीनों जो हैं वो घर के पर्यायवाची हैं। तो घर के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? तो ग्रह, आलय, निलय और धाम, ये भी घर के पर्यायवाची होते हैं। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको अन्य परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? बुद्धि भ्रमित करना को व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। चक्कर में पड़ना, उल्लू बनना, अक्ल पर पत्थर पड़ना या फिर धोखा खाना। तो इसका आंसर है बी, यानी कि उल्लू बनाना। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए मुहावरा और लोकोक्ति में कुछ अंतर होता है। मुहावरा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष, जबकि लोकोक्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वयं में अर्थवान। अक्सर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मुहावरे का लगभग सभी को पता होता है कि यह एक अरबी शब्द है, लेकिन अगर आपसे पूछ लेते हैं कि लोकोक्ति कौन सा शब्द है, विदेशी है, देसी है या कौन सा शब्द है, तो लोकोक्ति एक संस्कृत शब्द है। संस्कृत अर्थात भारत का शब्द है ये, तो यह एक देसी शब्द है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो उसने मेरा उल्लू बना दिया, तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि बुद्धि भ्रमित कर दिया था, उसने मेरी बुद्धि ही भ्रमित कर दी, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी होगा। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? यूपी लोअर पीसी 2019 का प्रश्न है। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए है पीयूष, ऑप्शन बी है रस, ऑप्शन सी है मधुर, ऑप्शन डी है मधुप। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, अर्थात पीयूष। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। पीयूष एक अमृत का पर्यायवाची शब्द है। देखिए अमृत एक तत्सम शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची कौन से? अम्य, जीवनोदक, सुरभोग और सोम, ये जो है इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। और पीयूष अमृत का पर्यायवाची शब्द है, ये बात ध्यान रखना है। और जो अमृत होता है वह क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपको शुद्ध वाक्य बताना है। यूपी लेखपाल 2016 का यह प्रश्न है। तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है मैं घर जाना है, ऑप्शन बी है मैंने घर जाना है, ऑप्शन सी है मुझे घर जाना है, ऑप्शन डी है तुम्हें को घर जाना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मुझे घर जाना है। इसमें क्या है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। देखिए मैं एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है जिसका कर्म कारक मुझ होता है, इसलिए मुझ का मुझे हो गया और बाकी तीनों क्या है? अशुद्ध है। देखिए जो मुझ है उसका मुझे हो गया और आंसर नंबर सी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुझे घर जाना है। तो ये इसका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? लोहा मानना मुहावरे का अर्थ बताइए। एमपीएसआई 2016 का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है हार न मानना, ऑप्शन बी है निराश होना, ऑप्शन सी है मेहनत करना, ऑप्शन डी है श्रेष्ठता स्वीकार करना।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है किसी की श्रेष्ठता स्वीकार करना। ठीक है, तो अगर लोहा मनवाना होता तो आप दूसरों के सामने खुद को श्रेष्ठ साबित कर रहे हो, जबकि यहाँ क्या कहा गया, लोहा मानना, तो यहाँ पर आप स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ मान रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि श्रेष्ठता स्वीकार करना, ये लोहा मानना का आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यूपीएसआई 2016 का प्रश्न है। ऑप्शन ए, मैंने ये सारी किताब पढ़ दी है। ऑप्शन बी, वह आज आवेगा। ऑप्शन सी, मैंने उससे बात की थी। ऑप्शन डी, वह अपना वेतन नहीं पा पाता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैंने उससे बात की थी। ठीक है, तो पढ़ दी है ना होकर पढ़ी है होगा। ठीक है, आवेगा की जगह आएगा होगा, और नहीं पा पाता की जगह पर नहीं पाता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी हो गया, मैंने उससे बात की है। यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यूपीपीएससी 2017 का प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक, या फिर ऑप्शन डी है समूहवाचक। तो इसका आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, यमुना एक प्रकार की नदी है और यमुना की जैसी कोई दूसरी नदी नहीं है, यानी कि हमने उसकी विशेषता बता दी। ठीक है, तो यमुना एक विशेष नदी है, अर्थात जब किसी नाम को दर्शाया जाए या उसकी किसी एक विशेष जो है पहचान को बताया जाता है, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसका अर्थ क्या होगा? यूपीएसआई 2016 का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है योगी, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है महेंद्र, या ऑप्शन डी है जितेंद्रिय। तो इसका आंसर होगा जितेंद्रिय, अर्थात उसने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। देखिए, आप इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मेघनाद था, तो मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाता था। मेघनाद ने भी अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो अगर यहाँ पर जितेंद्रिय का पर्यायवाची पूछेगा तो हम मेघनाद भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर होगा डी, अर्थात जितेंद्रिय। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? सीजीपीएससी 2017 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन ए है संतुष्ट, ऑप्शन बी में लिखा संतुष्ट, ऑप्शन सी है संतुष्ट, ऑप्शन डी है संतुष्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी संतुष्ट। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये सबसे शुद्ध रूप लिखा गया है, बाकी तीनों जो हैं उनमें वर्तनी की अशुद्धि है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? तो एमपीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है मुंह, ऑप्शन सी है ता, और ऑप्शन डी है माँ। तो इसका आंसर होगा ता। देखिए, मूर्खता का जब संधि विच्छेद करेंगे तो मूर्ख प्लस ता, इसका संधि विच्छेद होगा। और हम जानते हैं कि जो प्रत्यय शब्द होता है वो मूल शब्द के पीछे लग करके किसी भी शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है, और प्रा का अर्थ ही होता है पीछे लगना। तो यहाँ पर मूर्खता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है भवन, ऑप्शन सी है भाषण, ऑप्शन डी है भुजा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भुजा। आप बोल करके देख लीजिए, ऑप्शन डी को छोड़ करके बाकी सब में रहा है साउंड आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन ए है मोर, मोर नाच रहा है, कभी भी रही है तो नहीं होता है। भवन में जाना है, कभी जानी है तो नहीं होता है। ठीक है, और भाषण दे रहा था, कभी ये भाषण हो रहा था, ऐसा ऑप्शन आता है, ऐसा ये साउंड आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है भुजा फड़क रही है। तो आप यहाँ पर बोल कर भी पता लगा सकते हैं, भुजा फड़क रही है, हमेशा रही है होता है, कभी भी भुजा फड़क रहा है तो नहीं होता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कौन सा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? फिर से हम एक बार आपसे कह रहे हैं, नहीं शब्द पर विशेष गौर कीजिएगा। अगर आप नहीं पर ध्यान नहीं देंगे तो आप सीधे ऑप्शन नंबर ए देखेंगे और आंसर लगा करके चले आएंगे। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? एमपीएसआई 2017 का प्रश्न है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है अश्व, ऑप्शन बी है लोचन, ऑप्शन सी है तुरंग, ऑप्शन डी है सैंधव। तो घोड़े का जो तत्सम शब्द होता है वो घोटक होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले। इसका आंसर है बी, अर्थात लोचन। तो लोचन को देख करके आप समझ गए होंगे कि लोचन किसका पर्यायवाची है। तो लोचन जो है वो नयन का पर्यायवाची होता है। पहले घोड़े के बारे में बात कर लेते हैं। तो घोड़ा एक तत्सम शब्द है, ठीक है,
इसके अन्य पर्यायवाची हैं बाजी, हय आदि इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है। और जो लोचन है वो नेत्र का पर्यायवाची होता है। नेत्र, नयन, आँख, चक्षु, दृग आदि इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? कायर शब्द का विलोम होगा। तो CGPSC 2018 का प्रश्न है ये। ऑप्शन है ए है डरपोक, ऑप्शन बी है योद्धा, ऑप्शन सी है निडर और ऑप्शन डी है शक्तिशाली। तो यहाँ पर विलोम पूछा गया है। तो कायर शब्द का विलोम आंसर होगा इसका निडर। देखिए, कायर का अर्थ होता है जिसे बहुत डर लगता हो और निडर का अर्थ होता है जिसे बिल्कुल भी डर ना लगता हो, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा निडर। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम जो हैं UPSI जो कि दिसंबर में होना तय है लगभग, MPSI, UPPCS प्री आने वाला है। तो इन सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इनसे बाहर कहीं भी प्रश्न नहीं जाएगा। आप हिंदी एक्सप्रेस के साथ लगातार बने रहिए और हमारा साथ दीजिए। तो हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। ठीक है। तो हमारे चैनल आपको ये प्रश्न कैसे लगे हैं हमको ज़रूर कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को बताइएगा। और मिलते हैं अगली ट्रेन में। तो जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और कोरोना से भारत लड़ रहा है तो भारत को कोरोना से लड़ने में सहायता प्रदान कीजिए। मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा पालन कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।